हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 1। जी हाँ, पेपर 1 के लिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1। जी हाँ, पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पेपर 1 सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इसके आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं इसके ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च एप्टीट्यूड रेफर्स टू। अब देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड किससे रिलेटेड होता है। देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड से हमें क्या पता चलता है, द पोटेंशियल और कैपेसिटीज टू कैरी आउट रिसर्च। अब देखो, कोई भी जब हम रिसर्च करते हैं तो आपका एप्टीट्यूड किससे पता चलता है कि आप किस तरीके से वहाँ पे पोटेंशियल हो और कितनी आपकी कैपेसिटी है किसी भी रिसर्च को करने की। Our next question is how should a good hypothesis be। अब देखिए, कोई भी हाइपोथेसिस गुड कब होता है। अब देखिए, हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होता है जब भी आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। और हाइपोथेसिस आपको क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है कि आपको आपका एरिया कितना है और आपको किस तरीके से रिसर्च करना है। ओके, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, ये सब आपको कौन गाइड करता है, हाइपोथेसिस गाइड करता है। तो एक गुड हाइपोथेसिस कैसे होता है, formulated in a such a way that it can be tested by the data। ऐसा ही आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना पड़ता है जिससे आप कोई भी जो डाटा आप कलेक्ट करते हो उसको क्या कर पाए, टेस्ट कर पाए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके से इररिलेवेंट डाटा वहाँ पे लेकर आए। Our next question is bibliography given in a research report। अब देखो, बिब्लियोग्राफी हम क्यों देते हैं। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ द बुक। ओके, जब हम पीछे में देते हैं कि हमने रिसर्च में कौन कौन सी बुक यूज़ की है, उसे क्या कहा जाता है, बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ द बुक्स। तो ये हम क्यों देते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। देखिए, हमें अगर कोई और जो हमारे रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ रहा है उसको अगर उसको कुछ इसके बारे में और जानना है, उसके लिए हमें उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। और साथ ही साथ में हमारे सेम रिसर्च टॉपिक के ऊपर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है लेकिन किसी अनदर एंगल से, तो इस वजह से भी हमको क्या उसके लिए बिब्लियोग्राफी देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज आर नॉट अलाइक। अब किसने कहा है कि किसी भी स्पेसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे सारे के सारे नहीं होते। तो इस तरीके की बात कही है डार्विन जी ने। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च बेसिकली इज। अब देखिए, रिसर्च एग्जैक्टली क्या होता है। रिसर्च एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, साथ ही साथ में एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी होती है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलरली एक एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है कि आपको इंक्वायरी एक स्पेसिफिक फील्ड में करनी है, रिलेटेड ही चीज़ें आपको वहाँ पे इकट्ठा करनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज़ें आप इकट्ठा करे हो। साथ ही साथ में अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोरेशन, मतलब इसका एक स्टेप 1 बाय 1 आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना है। जैसे कि आपने हाइपोथेसिस बना लिया, उसके बाद में आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपने क्या कर लिया, डायरेक्टली बिब्लियोग्राफी दे दी। तो इस इज़ पॉसिबल नहीं। मतलब आपको तो सबसे पहले क्या करना चाहिए था, पहले तो आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी चाहिए थी और साथ ही साथ में आपने आपका जो भी टॉपिक है वो लिखना चाहिए था, इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए था। उसके बाद में मतलब सारी की सारी स्टेप जो प्रोसेस है वो आपको क्या करनी है, स्टेप वाइज करनी है। तो इस तरीके से रिसर्च का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। Our next question is a researcher selects only 20 members as a sample from the total population of 10,000 and considers। अब देखिए, किसी भी रिसर्चर ने क्या किया, सिर्फ 20 लोग लिए, कितने, 10,000 में से, तो बहुत ही कम अमाउंट लिए। तो इससे क्या होगा उसका रिसर्च, लेकिन फिर भी वो रिसर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, द पॉपुलेशन वॉज होमोजीनियस, मतलब वो जहाँ से वो उसकी जो पॉपुलेशन है जिससे वो ले रहा है वो सारी की सारी एक जैसी है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे, तभी तो वो रिसर्च कर रहा है ना, कंडक्ट। अगर उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती, असमान होती, तो क्या वो सिर्फ 20 लोगों से काम चला सकता था, जी नहीं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसर्च एंटेगोनिस्टिक टू एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च इज। अब देखो, वर्ड क्या है, एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब होता है जो जैसा है वैसा, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है वर्ड, ये रिलेटेड है हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च से आप कुछ नया तो रिजल्ट लेकर आ नहीं सकते, सिर्फ आप उसमें से नई जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अपोजिशन, एगोनिस्टिक मतलब होता है अपोजिशन, तो इसके अपोजिशन में कौन सा रिसर्च रहेगा,
एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, मतलब एक्सपेरिमेंट से आप वर्ड से आप क्या मीनिंग लोगे, मतलब साइंटिफिक रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या आता है, साइंटिफिक रिसर्च आता है, तो ये इसके अपोजिशन में होता है। Our next question is a statistical measure based upon the entire population is called parameter, while measure based upon a sample is known as। देखिए, जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, तो बहुत सारी आपको क्या करनी पड़ती है, स्टैटिस्टिक यूज़ करनी पड़ती है। तो इससे जब आप जो मेजर्स करते हो तो इसे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं, क्योंकि आपको बार ग्राफ में उसको दिखाना पड़ता है, या फिर आपको क्या करना पड़ता है, पाई चार्ट में आपको वो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है कि किस तरीके से आपके रिजल्ट आए। Our next question is according to George Morley the research is। देखिए, यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज़ किया है जॉर्ज मॉली। अब ये बहुत ही बड़ा नाम है एक रिसर्च एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है उनके लिए नया नाम नहीं है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है कि एजुकेशन और रिसर्च कैसे होता है, तो इन्होंने डेफिनेशन की पूछी है यहाँ पे। रिसर्च इनके हिसाब से रिसर्च क्या है, तो देखिए एक बहुत ही जनरल वर्ड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली इफेक्ट। जी हाँ, रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होना चाहिए, साथ ही इसे करने के लिए एक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप रिसर्च कर आपकी एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। जी हाँ, जब भी आप रिसर्च करते हो तो हमेशा आप साइंटिफिक तरीके से यूज़ करोगे, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी जो रिसर्च मेथड है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अब देखिए, जो जॉर्ज मॉली है, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है एजुकेशनल रिसर्च कैसा होता है इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली तो इन्होंने एजुकेशनल रिसर्च की जो प्रॉब्लम एजुकेशन फील्ड में आती है उसको सॉल्व करने का इन्होंने बात की है, ठीक है। तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया कि एजुकेशनल रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च इन बी इन्हांस। अब देखो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी रिसर्च जो होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो बिल्कुल बियास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे आप बढ़ा सकते हो, थ्रू इट्स इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी का मतलब है जो चीज़ें जैसी है वैसी, ऐसा नहीं कि आप उसको अच्छे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दो। तो इस तरीके से अगर आप इम्पार्शलिटी होकर अगर करते हो, अनबियास्ड होकर अगर कर रहे हो, तो इससे ऑब्जेक्टिविटी को प्रॉब्लम होगी, लेकिन इम्पार्शलिटी होनी चाहिए जिससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है और आपका जो रिसर्च होता है वो अच्छा रिसर्च कहलाया जाता है। रियाबिलिटी, थ्रू इट्स रियाबिलिटी। देखो, रियाबिलिटी का मतलब होता है कि विश्वसनीयता। अब किसी भी रिजल्ट जो रिसर्च है उसकी विश्वसनीयता कब बढ़ेगी, जब आप क्या करोगे, जो सोर्स है वो अच्छे से क्या करोगे, सेम सोर्स यूज़ करेंगे और ऑथेंटिक सोर्स से आप क्या करोगे, अच्छे से सैम्पलिंग करोगे। नेक्स्ट है थ्रू इट्स वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप अगर जैसे कि ए बंदे ने अगर रिसर्च किया, उसका जो रिज़ल्ट आया है, तो सेम अगर बी बंदा भी उसी सेम सिचुएशन में अगर रिसर्च करेगा, तो इसका और इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे कि साइंटिफिक है तो एकदम एक्यूरेट आएगा, और अगर सोशल है तो थोड़ा सा चेंज आ सकता है, थोड़ा सा, बट बिल्कुल वो माइनर चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या बढ़ती है, ऑब्जेक्टिविटी किसी भी रिसर्च की बढ़ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज। अब देखो, साइंटिफिक नॉलेज कोई भी नॉलेज साइंटिफिक कब कहलाया जाता है, तो वो तभी कहलाया जाएगा जब लेबॉर्टरी एंड फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक तो आपने जैसे कि साइंटिफिक है तो वो उसकी तो लेबॉर्टरी में ही जाएगा, और अगर वो सोशल अगर वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो वो कैसे होता है, उसका फील्ड वर्क होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से जिस जगह से वो क्या कर रहा है, डाटा सिलेक्ट कर रहा है, वो उसी फील्ड से वो होना चाहिए, पर्टिकुलरली वही, तो तभी उसकी नॉलेज को क्या कहा जाएगा, साइंटिफिक नॉलेज कहा जाएगा। Our next question is generalized conclusion on the basis of a sample is technically known as। देखिए, जो जनरलाइज कंक्लूजन होता है वो हमेशा कैसे होता है, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस होता है ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। अब इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, जैसे कि देखो, जनरलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो गई, ये हो गई टोटल पॉपुलेशन, और ये हो गई उसमें से छोटे से लोगों को एक पर्टिकुलर जो सैंपल हमने लिया और इसमें हमने स्टडी की, और जो हमें रिजल्ट आया वो हमने और लोगों के ऊपर लागू कर दिया, इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। ओके, जैसे कि ये सारी की सारी गर्ल्स है, ओके, और इनके ऊपर हमने स्टडी करना था, लेकिन हमने ली थोड़ी सी गर्ल्स, ओके, तो उनको हमने चॉइस दी कि आपको कौन सा कलर दिखाया उनको, तो उनको पिंक कलर बहुत ही पसंद आया,
ठीक है, सभी गर्ल्स को। तो इसे हमने जनरलाइज कर दिया कि सारी की सारी गर्ल्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी गर्ल्स को क्या पसंद है, पिंक कलर पसंद है। तो इस तरीके से तो ये क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस होता है और आप छोटे से स्टैटिस्टिक को बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ करते हो जनरलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज डब्ल्यू बेस्ट फॉर्मुलेट्स द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। देखो अब इन्होंने भी रिसर्च की क्या है, एक डेफिनेशन आपको दी है। तो ये क्या है, देखिए अगर किसी का भी नाम आता है तो भी आप एक जनरलाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे आप भी जनरलाइजेशन कर सकते हो कि जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं रिसर्च के वही आपको यहाँ पे यूज़ करने, वही वर्ड देखने से। देखो सिस्टमेटिक प्रोसेस, जी हाँ, साइंस जो भी रिसर्च होता है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, जी हाँ, कोई भी जो रिसर्च की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा साइंटिफिक मेथड उसमें यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ में जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन भी किसी भी रिसर्च में करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, कि सारे के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे फिट हो रहे हैं, तो वही इसकी डेफिनेशन इन्होंने दी होंगी। Our next question is among the following with which one the ethics in research is not related। क्वेश्चन क्या है, नॉट। अब कौन सा एथिक्स इसमें नहीं है, देखो कभी भी हम रिसर्च करते तो इसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ होती है ऑब्वियसली। रिलायबिलिटी अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्टिविटी से बढ़ती है रिसर्च की, तो ये भी सही होगा। ऑप्शन है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हो, अच्छी चीज़ के लिए आप रिसर्च करें, बुरी चीज़ के लिए करोगे क्या, नहीं। तो ये भी इसके आंसर राइट आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इथिक्स होनी चाहिए इस तरीके के। लेकिन क्या सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, देखो सेल्फ इंटरेस्ट किसी टॉपिक में होना चाहिए लेकिन वो रिसर्च के इस फील्ड में नहीं होना चाहिए। ये इथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है, इससे निगेटिव सेंस आ रहा है। तो ये इसका ये रॉन्ग होता है इस ऑप्शन, इस पूरे क्वेश्चन ऑप्शंस में। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे क्योंकि पूछा क्या है, इज नॉट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए वर्ड क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल से क्या पता चलेगा आपको, साइंटिफिक रिसर्च की यहाँ पे बात हो रही है। अब साइंटिफिक रिसर्च में क्या ज़रूरी नहीं है, इज़ नॉट नीडेड प्रोसेस में। देखो कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग करने के लिए वो क्या कर रहा है, लेबोरेटरी यूज़ कर रहा है, तो ये तो है रहेगा ही। ऑब्जर्वेशन आपने देखा है, जो भी साइंटिस्ट लोग होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर रहते हैं, देखते रहते हैं, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। ये भी बराबर है, ये तो प्रोसेस का पार्ट ही है। साथ ही साथ में मैनिपुलेशन एंड रिप्लिकेशन। देखो जो लेबॉर्टरी होती है इसमें पर्टिकुलरली वो सिचुएशन क्रिएट की जाती है और रिप्लिकेशन उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस यूज़ होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। लेकिन इसका सही आंसर है क्या, ज़रूरी नहीं है। रेफरेंस कलेक्शन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। लेकिन हाँ, अगर आप सोशल साइंस का अगर रिसर्च कर रहे हो, ओके, सोशल साइंस के रिसर्च में रेफरेंस कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी जो लेबॉर्टरी जो होती है वो होती है पूरा का पूरा एंटायर फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ड की अगर मीनिंग पता होते हैं तो आप अच्छे से इसको आंसर सॉल्व कर पाओगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर सेलेक्ट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इट इज़। अब देखो किसी जो रिसर्चर है उसने क्या किया, प्रोबेबिलिटी उसने क्या किया, जैसे उसको लगता है उसने क्या किया, सैंपल चूज़ कर लिए किसे, आउट ऑफ 100 से। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 100 थी, उसमें से उसने कुछ कर लिया। तो इसका मतलब देखो प्रोबेबिलिटी से वर्ड से आपको मीनिंग लेना है रैंडम। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था, रैंडमली उसको जैसे लगता है वैसे उसने ले लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका सैम्पलिंग कैसे कहलाएगा, अ रैंडम सैंपल। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, मैंने जब एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम क्रैक की थी तब यही क्वेश्चन आया था और मैंने साइंस के हिसाब से उसको सॉल्व किया था। तो प्लीज़ आप भी इस तरीके से याद रख सकते हो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्चर्स एलिमेंट्स। देखो किसी भी रिसर्च में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स के यहाँ पे नाम दिए। ये एलिमेंट आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि यही आगे चल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे किसी रिसर्च के, ओके, या फिर पार्ट ऑफ द प्रोसेस इसमें आ जाएगी। तो देखिए रिसर्च क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड होता है, पर्पसफुल होता है, इंटेंसिव सर्च होता है। जी हाँ, रिसर्च में सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूट अ मेथड ऑफ डिस्कवरी। जी हाँ, साथ ही साथ में जो भी आप डिस्कवरी, जो नई चीज़ आप लेकर आ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक मेथड फॉलो करनी पड़ती है। कंप्राइजिंग डेफिनिंग रीडेफिनिंग प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप इसे क्या कर सकते हो, उसको छोटी करते हो या फिर आप कहते हो रीडेफिनिंग करते हो प्रॉब्लम की, ये भी बराबर है।
ये भी इसमें एलिमेंट्स में ही आता है। साथ ही फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जब भी आप रिसर्च लिखते हो तो आपको उसके अंदर एक हाइपोथेसिस बनाने पड़ते हैं कई। अब ज़रूरी नहीं कि आपका हाइपोथेसिस एक ही हो, 3-4 भी हो सकते हैं। ओके, साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, करेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डाटा। अब जिसमें जो भी आपका जो डाटा होता है वो अच्छे से करेक्टिंग आपको करना पड़ता है कि ये बराबर है नहीं है, वो पूरा का देखना पड़ता है, वो पूरी की पूरी चीज़ आपको करनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं किसके, रिसर्च के। तो इस तरीके की बात, इस तरीके की डेफिनेशन दी है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लिफोर्ड वुडी ने, वुडी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसर्च। देखो रिसर्च, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। रिसर्च क्या है, तो ये क्या है, वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस है। इससे नई चीज़ें आपको पता चलती, अच्छी चीज़ें स्पेशली। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलो आर गिवन सम प्रोबेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ineffective teacher, which of them is mostly likely to be characterized the ineffective teacher। देखो कोई भी टीचर इनइफेक्टिव कब हो जाता है, ओके वो तभी इनइफेक्टिव हो जाता है जब वो क्या कहते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, इम्फेसिस करता है, इम्फेसिस अपॉन द कंट्रोल ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन। जो भी इसके पास में जो सिचुएशन है उसको अगर वो इम्फेसिस कर रहा है तो वो क्या कहला हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है टीचर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर्स डिवाइडेड, a researcher divides the population into PG, graduate, 10+2 student, and using random digit table he selects some of them from each. This is technically called। अब देखो पहले क्या किया रिसर्चर ने, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो उसने क्लासिफिकेशन किया, पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन किया कि पीजी के बच्चे हैं, यूजी के बच्चे हैं, और साथ ही 10+2 मतलब 12 के बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से उसने पहले तो क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसने क्या किया, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम, देखो रैंडम सैम्पलिंग मतलब किसी भी तरीके से उसने सैम्पलिंग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्योंकि देखो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसके स्ट्रेटिफाइड करते हैं, उसे क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किए, रैंडम सैम्पलिंग में जैसे भी उनको लेना है उस ग्रुप में से उन्होंने वैसे सैंपल इकट्ठा किए। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रैंडम का रैंडम वर्ड तो यूज़ होगा ही, और साथ ही क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, इसमें स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रियोरिटी टू फोकस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड इन नेट एग्जामिनेशन इज। अब देखो नेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ फोकस किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, देखिए ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो, जो बच्चे होते हैं टू इन्हांस देम इन फ्यूचर टू टेक ट्रेनिंग इन रिसर्च एंड ट्रांसफर द स्किल्स इन यंगर जनरेशन। अब देखिए जब भी जो भी नेट पास होते हैं उन्हें पीएचडी करने के लिए, मतलब रिसर्च करने के लिए अलग से एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से उन्हें पहले ही इसके अंदर नेट के एग्जामिनेशन में सिलेबस डाल दिया है कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, रिसर्च के लिए कैपेबल हो जाते हो, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर आप क्या करते हो, स्किल क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। बहुत देर से मैं क्या कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से मेरे वर्ड्स भी ओफलिंग हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसर्च पेपर आर जनरली मेड बाय। अब देखो रिसर्च पेपर को जनरली कौन कौन बना सकता है, ऑब्वियसली साइंटिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च पेपर तो प्रेजेंट करते ही है, रिसर्च स्कॉलर्स भी करते हैं, और साथ ही साथ रिसर्च सुपरवाइजर्स भी करते हैं, किसे, रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबाव। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 to 1999 is 4 times the study is। अब देखो यहाँ पे आपको किसी की इनकम के बारे में नहीं देखना कि कितने टाइम्स हुई, क्या टाइम्स हुई, वर्ड यहाँ पे क्या दिया है कि 1950 to 1990। देखो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको मेंशन किए। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये टाइम ड्यूरेशन है, अब बताओ कि कौन सी स्टडी की इसने स्टडी की है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसमें स्पेसिफिक स्पैन की, टाइम की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है इसकी, क्योंकि किसे याद किया आपने, सिर्फ और सिर्फ वो नंबरिंग देखकर। Our next question is the final result of a study will be more accurate if the sample drawn is। अब देखो कभी भी रिजल्ट आपका बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आता है,
और बहुत ही मोर अगर आपको एक्यूरेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन टू द पॉपुलेशन, ट्रू रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है कि आप अगर जहाँ से स्टडी कर रहे हो वहीं से आपको एरिया लेना है। जैसे कि अगर आप कर्नाटका के लोगों की स्टडी कर रहे हो तो कर्नाटका के लोगों के से आप सैम्पलिंग करोगे, ऐसा नहीं कि आप महाराष्ट्र के या फिर यूपी से आप क्या करो, एमपी से क्या करोगे, क्लासिफाइड करके उनके सैम्पल करके महाराष्ट्र के कर्नाटका के ऊपर आप लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट कहलाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not representing the characteristic of the research। अब देखो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिसर्च का, हाइपोथेटिकल ओरिएंटेड। देखो हाइपोथेसिस क्या करता है, कभी भी किसी भी रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है कि ये आपका तरीका है, एरिया है, आपको इसी डायरेक्शन में स्टडी करनी है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एम्प्लॉइंग रिलायबिलिटी टूल्स एंड टेक्निक्स। जी हाँ, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो आपको रिलायबल जो अच्छी जो टेक्निक है, विश्वसनीय, उसी को यूज़ करना है। साथ ही फॉलो साइंटिफिक मेथड, अभी से तो हम ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड यूज़ करो तभी आपका रिसर्च होगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे उसमें आते कैरेक्टरिस्टिक पे, तो क्या नहीं आएगा। लीडिंग टूवर्ड्स इमेजिनरी रिजल्ट्स, इमेजिनेशन की कोई भी जगह नहीं होती रिसर्च में, ठीक है। अगर इमेजिनेशन आ गई ना तो आपको नोवेल लिखनी पड़ेगी, रिसर्च पेपर नहीं लिखना पड़ेगा, इससे भी आपका फ़ायदा हो ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द रिसर्च पेपर्स जनरली प्रेजेंटेड इन अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है, रिसर्च पेपर प्रेजेंट होता है। सिंपोजियम, देखो सिंपोजियम को हम अच्छे से और पढ़ेंगे जब हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे तब। सिंपोजियम का मतलब होता है एक विशेष जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो प्रेजेंट करते हैं, और ये एक ही दिन का होता है। अब एक दिन में कितने पेपर प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल नहीं होते, सिर्फ इसमें डिस्कशन होता है, तो इस तरीके से इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होते। और साथ ही साथ में जर्नल्स का भी एक एडिशन होता है, उसके पेजेस होते हैं, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर तो इसमें आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। सेमिनार, देखो एक दिन में कुछ घंटों का तो सेमिनार होता है बेचारा, तो उसमें क्या आप रिसर्च पेपर बहुत सारे प्रेजेंट कर पाओगे, क्या नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 years old children are taller than 7 year old ones। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है कि ये अगर कोई स्टडी करे तो ये किसका एग्जाम्पल है। देखो एक 9 ईयर का बच्चा और एक 7 ईयर का बच्चा, इसकी हाइट का कंपैरिजन हो सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है नॉर्मली कि आपके अगर सोचते हो 9 ईयर के जितने भी बच्चे उनका आप क्या करो कि देखो कि उनकी हाइट कितनी बड़ी है और फिर आप क्या करो रिजल्ट फाइंड आउट करो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 9 साल के बच्चे की कंपैरिजन हो रही है 7 साल के बच्चे की हाइट से, तो इसे कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। Our next question is what educational research is। अब देखो एजुकेशनल रिसर्च क्या है, देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ये यहाँ पे ऑल वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए नन। ओके, सो देखो क्या होता है एजुकेशनल रिसर्च आर एक्टिविटीज़ विच डायरेक्टली टूवर्ड्स, सॉरी ये नहीं है वो क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एजुकेशनल रिसर्च क्या है, तो एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, और टाइप ऑफ प्रोसीड्यूर एम्प्लॉइंग इन आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट एजुकेशन। देखो एजुकेशनल रिसर्च में क्या होता है, उसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगर सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो तो, अगर हिस्टोरिकल अगर रिसर्च हो, ओके, तो उसमें क्या जाता है, इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना, इन्फॉर्मेशन निकलेंगी, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च है। वैसे एजुकेशनल रिसर्च में आपको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एजुकेशनल रिसर्च की। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रीजन फॉर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू रिसर्च पेपर्स दैन द रिसर्च आर्टिकल्स। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है रिसर्च पेपर को, किसके मुकाबले, रिसर्च आर्टिकल्स के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि रिसर्च पेपर आर इनकॉर्पोरेटेड विथ स्टैटिस्टिक। देखो रिसर्च पेपर में बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक यूज़ किया जाता है, और रिसर्च पेपर्स आर बेस्ड ऑन डाटा। और साथ ही साथ में रिसर्च पेपर में क्या होता है, बहुत सारा डाटा आता है कि आपने कहाँ से लिया है, आपका सैम्पलिंग किस तरीके से है, तो ये सब बातें उसमें आ जाती है। तो इसी वजह से रिसर्च पेपर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है दैन द रिसर्च आर्टिकल्स। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबाउ। Our next question is attributes of objections, events or things which can be measured are
कॉल्ड। अब देखो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको जब हम मेजर्स कर सकते हो तो उन्हें क्या कहा जाता है रिसर्च के टाइम में, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं चेंजेबल, ओके, और एक होते हैं जो अनचेंज होते हैं, इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाए, जो भी ऑब्जेक्टिव या फिर थिंग्स आप लेते हो उसमें मेजर करते हो उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन। देखो जब क्लस्टर या फिर एरिया जो सैम्पलिंग होती है वो कब यूज़ की जाती है। देखो जब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन स्कैटर्ड हो ना, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, इस तरीके से जब स्कैटर्ड हो जाती है ना पॉपुलेशन, तब आपको क्या करनी पड़ती है, क्लस्टर सैम्पलिंग करनी पड़ती है। ओके, तो ऐसे में क्या किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ए एंड सी। बहुत ज़्यादा देखो पॉपुलेशन इज़ अ स्कैटर्ड इन लार्ज साइज, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, लार्ज है पॉपुलेशन ऑफ द सैम्पल इज़ टू बी ड्रॉन। जब भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड मतलब फैली हुई है तब लार्ज साइज में, और साथ ही साथ में तब जब आपका जो रिसर्च है वो बहुत ही लॉन्ग सर्वे आपको करना है कि हर एक चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पे छूट जाए। ऐसा अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको क्या कर सकते हो, जैसे कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, तो उसमें से आप क्या करोगे, बहुत सभी जगह के छोटे छोटे से आपको क्लस्टर को ले लोगे, ठीक है, ताकि सभी को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर मिल सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। Our next question is according to John W. Best, the research can be divided। ये आंसर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रिसर्च के कितने टाइप्स बताए। इन्होंने रिसर्च के 3 टाइप बताए, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और साथ ही साथ एक्शन रिसर्च। जब हम इसका थ्योरी पार्ट करेंगे तो इसमें हमने अच्छे से बताया इसके बारे में, तो आपने वो भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन। देखो जब जस्टिफिकेशन किसी भी रिसर्च का देना पड़ता है तो वो कैसा होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाए द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च। देखो बहुत ही अगर आपके पास का एडिक्वेंसी, देखो जब भी रिसर्च जो, सॉरी मैंने इसको गलत प्रोनाउंसिएशन किया था, एडिक्वेसी वर्ड है ये, तो कभी भी आपको किसी भी रिसर्च को जब एक्सप्लेन करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, उसमें क्या होनी चाहिए, एडिक्वेंसी होनी चाहिए, तभी आपका रिसर्च को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द accuracy of the study a researcher। देखो कभी भी किसी भी रिसर्च में, ओके, जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च में एक्यूरेसी कब आती है, जब भी कोई रिसर्चर क्या होता है, बहुत ही ऑनेस्ट होता है, अनबियास्ड होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखाता, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं रखता, अनबियास्ड होता है, तब वो रिसर्च में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। साथ ही साथ में वो शुड इंक्रीज द साइज ऑफ द सैम्पल। देखो अगर उसका जो भी पॉपुलेशन है अगर वो हेट्रोजीनियस है तो वो क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ा देगा सैम्पल के। शुड कीप द वेरिएंस हाई, और जो भी वेरिएंस होते हैं उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो उसको क्या करेगा, हाई रखेगा। तो ये इसका सारे के सारे, इससे क्या बढ़ते हैं, एक्यूरेसी बढ़ती है किसी भी रिसर्च में। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर्स डिवाइडेड हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्स द साइज ऑफ द सैम्पल फ्रॉम ईच ग्रुप, दिस इज कॉल्ड। अब देखो वो एक जो रिसर्चर वो क्या कर रहा है, पहले तो डिवाइड कर रहा है, देखो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिवाइड कर रहा है पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप में, वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो वो क्या कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ओके, और उसमें से वो क्या करे, फिक्स्ड द नंबर, यहाँ पे वर्ड क्या है, फिक्स नंबर ले रहा है। जैसे कि यहाँ से इसने जैसे कि 2 लिए, यहाँ से भी 2 सैंपल लेगा, यहाँ से भी 2 लेगा और यहाँ से भी लेगा, सभी से फिक्स नंबर ऑफ द साइज वो लेगा। तब ऐसे में क्या कहा जाता है, ऐसे जो सैम्पलिंग को उसे कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। पहले तो उसने डिवाइड किया, क्लासेस निकाले, उसमें सेम नंबर लिए, देखो सेम फिक्स नंबर उसने लिए, इसे कहते हैं कोटा सैंपल। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इन एजुकेशन जनरली कैरिड आउट। अब देखो कभी भी आप रिसर्च करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो जब भी आप रिसर्च करते हो, एजुकेशनल रिसर्च हो या फिर कोई भी रिसर्च हो, तो इससे क्या होता है, हमेशा इन्हांस होता है, इन्हांसिंग द बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू एजुकेशन।
ऑब्वियसली एजुकेशनल है तो एजुकेशनल का नॉलेज इंक्रीज होगा, अगर वो हिस्टोरिकल है हिस्टोरिकल का, अगर वो सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस का, लेकिन नॉलेज हमेशा इन्हांस ही होता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ विच असम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड इज। अब देखो यहाँ पे वर्ड अजम्पशन इन्होंने यूज़ किया कि कभी भी आप कोई भी अजम्पशन किस बेसिक पे लेते हो, कैसे आप फॉर्म करते हो, तो ये लेते हो आप कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ कंट्री। आप जिस भी कंट्री के बारे में स्टडी कर रहे हो वहाँ का जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसी के हिसाब से आप क्या करते हो अजम्पशंस ले रहे हो। इसकी अगर हम मैरिज के ऊपर स्टडी करें कि हमारी मेंटालिटी कैसी है, इंडियंस की मेंटालिटी मैरिज को लेकर, तो ऑब्वियसली हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अजम्पशन में। ठीक है, अगर आप अमेरिका का ले रहे हो और वही अजम्पशन हम इंडिया के बारे में लगा रहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो कल्चरल बैकग्राउंड किसी भी कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप अजम्पशन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। अब देखो हाइपोथेसिस कैसा नहीं हो सकता, ठीक है। डिक्लेरेटिव टर्म्स, जी हाँ, जो डिक्लेरेटिव टर्म होता है हाइपोथेसिस आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये हमारे स्टडी रहेंगे, इस तरीके से हमारा हाइपोथेसिस है, एक डिक्लेरेटिव टर्म है, ठीक है। और नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म, देखिए कभी इससे क्या होता है आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो जब भी हाइपोथेसिस लगाते हो, तो ये भी सही है। साथ ही जनरल टर्म, जी क्या कोई भी हाइपोथेसिस जनरल टर्म होती है क्या? जी नहीं, कोई जनरल टर्म वगैरह नहीं होती। तो हाइपोथेसिस कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है, ये एक डायरेक्शन देता है आपके रिसर्च एरिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल टर्म्स। कोई भी हाइपोथेसिस क्या नहीं होता? जनरल टर्म्स नहीं होता। Our next question is which of the following is not the characteristic of educational research। देखिए यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है और यहाँ पे ये नॉट वर्ड नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ती हूँ, which of the following is the characteristic of educational research। देखो कोई भी एजुकेशनल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? एडिशन टू बॉडी ऑफ नॉलेज, जी हाँ, आपको नॉलेज इन्हांस करना पड़ता है। जी हाँ, सॉरी यहाँ पे ये वर्ड बिल्कुल बराबर है, ये मैंने गलत ले लिया था। तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। वर्ड क्या है? एजुकेशनल रिसर्च। अगर वो एजुकेशनल रिसर्च वो कब नहीं होता, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? एडिशन द बॉडी ऑफ नॉलेज, देखो सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज आपको इसमें इन्हांस करना है क्या? नहीं, तो इसके साथ ही साथ में आपको एजुकेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये क्यों आंसर इसका बराबर नहीं आया? क्योंकि इसमें वर्ड नहीं दिया है एजुकेशन, ठीक है। साथ ही साथ में नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल परटेनिंग टू एजुकेशन। अब देखो एक्सप्लोरेशन का मतलब बहुत सी चीज़ों को आप एजुकेशन में डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एजुकेशन के लिए अगर आप रिसर्च कर रहे हो, आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका एक एरिया डिफाइन है, तो आप इससे बाहर कहीं जहाँ पे आप रिसर्च करोगे क्या? नहीं। तो ये भी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आप किसी भी एजुकेशनल रिसर्च में नहीं होता। और लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव वेंचर, देखो लॉजिकल कोई होता है क्या? कोई रिसर्च नहीं, लॉजिक नहीं होता है, साइंटिफिकल होता है। रिसर्च हमेशा साइंटिफिकल होता है, आपका लॉजिक उसमें कुछ नहीं लगता। आपको डाटा देने पड़ते हैं, आपको क्या करना पड़ता है? डाटा प्रेजेंट करना पड़ता है, लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी रिसर्च हो। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी रिसर्च का, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर कोई और रिसर्च हो, ये बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउ आर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्पोसिज्म कैरेक्टरिस्टिक इज। अब देखो सिम्पोसिज्म का मतलब होता है एक बहुत बड़ी, जो हम कहते हैं ना सेमिनार होते हैं, और साथ ही साथ में क्या होता है, एक सेमिनार होता है और कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, उसी की तरह एक सिम्पोसिज्म भी होता है। इसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट इसमें आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया मुँह उठा के, जी नहीं, बिल्कुल उस सब्जेक्ट के बहुत बड़े विद्वान होते हैं जिनका बहुत साल तक का एक्सपीरियंस रहता है, तो वही इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो, देखो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। तो टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, जी हाँ, एक्सपर्ट आएंगे तो और भी ज़्यादा हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। टू गिव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ बाय द स्पीकर्स एज वेल एज द ऑडियंस। तो इसमें जो ऑडियंस में कोई नॉर्मल ऑडियंस नहीं आती है सिम्पोसिज्म में, और ना ही नॉर्मल लोग आते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जो भी आपके एक्सप्रेशन होते हैं, फ्रीडम होता है इसमें कि आपको जो भी आइडियाज़ है वो यहाँ पे आप रख सकते हो, लेकिन सारे के सारे इसमें विद्वान ही होते हैं।
एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में। नेक्स्ट है टू डेवलप द कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एंड इट्स वेरियस डायमेंशंस। तो देखिए अब बहुत सारे आप एक्सपर्ट अगर रखोगे तो उसके वेरियस डायमेंशंस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और स्पेसिफिक इनका टॉपिक रहता है, एक ही टॉपिक रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टॉपिक पे आओ, आपको जैसे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है मतलब बहुत सारे आपको टॉपिक दे दिए उसमें से जो चुनना है वो चुन लो, ऐसा नहीं होता। इनके जो टॉपिक होते हैं वो एकदम स्पेसिफिक होता है प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल कॉज नॉन सैम्पलिंग क्रॉस एरर्स एक्सेप्ट। अब देखो नॉन जो सैम्पलिंग होती है तो उसमें कौन से जो एरर्स आते हैं तो उसमें से कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आर बी इज़ करेक्ट। जब भी आप कोई भी सैंपल लेते हो तो इसमें एक एरर तो आता ही है। फॉल्ट टूल्स ऑफ मेजर, अब अगर आप गलत तरीके से अगर मेजर करोगे तो उसमें क्या आता है, एरर आता ही है, ठीक है। और साथ साथ में अगर आप क्या करें, डिफेक्टिव इन डाटा कलेक्शन, अगर आप डाटा कलेक्शन की अगर प्रोसेस ही अच्छे से नहीं करोगे तो इससे भी इसमें एरर क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ में नॉन रिस्पॉन्स, अगर आप कहीं जाएंगे, अगर आप किसी का रिजल्ट लेके जैसे कि इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे, सामने वाले ने अगर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो इससे भी एरर होता है। लेकिन किसी चीज़, कौन सी चीज़ के लिए थोड़ी सी एक्सपेक्ट हो जाती है तो वो होती है, एरर एक्सपेक्ट होता है इनएडिक्वेट सैंपल से। अगर आपने सैंपल ही अच्छे से नहीं लिया तो ऑब्वियसली आपके सैम्पलिंग में एरर तो आ ही जाएंगे। Our next question is which technique is generally followed when the population is finite। देखो अगर आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब होता है आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, ओके, डेफिनेट है आपकी पॉपुलेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो अगर आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है तो आप क्या करोगे, सिस्टमैटिक सैम्पल टेक्निक यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। आपको पूरा का पूरा पता है कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी है तो आप सिस्टमैटिक तरीके से सैम्पलिंग करोगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्च इज। देखो कोई भी जब आप रिसर्च करते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। देखिए रिसर्च करते वक्त आप थ्योरेटिकल रिसर्च करते हो, ठीक है, कोई आपकी थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है, फैक्चुअल होता है, जो भी फैक्ट उसके ऊपर आप रिसर्च करोगे, और प्रैक्टिकल होता है, रिसर्च हमेशा से प्रैक्टिकल होता है, चाहे वो सोशल साइंस का हो या फिर साइंस का। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी रिसर्च के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हाउ शुड बी मेथड ऑफ रिसर्च रिपोर्टिंग। अब देखो रिसर्च रिपोर्टिंग कब की जाती है, एकदम लास्ट में, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्टिंग में कौन कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, साइंटिफिक। अब देखो अब रिसर्च हम साइंटिफिक करेंगे तो रिसर्च रिपोर्टिंग भी कैसे होंगी, आपकी साइंटिफिक ही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी। देखो जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ क्या है, नेसेसरी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल स्टडीज़। अब देखो हाइपोथेसिस किस में इंपॉर्टेंट नहीं होता, देखो अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं तो उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, आप अपने मन से कुछ भी अजम्पशन कर सकते हो क्या, नहीं। तो ये हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपको हाइपोथेसिस आपके पास में नहीं भी रहा तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन बाकी सभी इसमें आपको हाइपोथेसिस रखना ही पड़ेगा। अगर आप सर्वे स्टडी कर रहे हो, चाहे वह आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, नॉर्मेटिव स्टडीज़ कर रहे हो, तो आपके पास में हाइपोथेसिस होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल अगर आप कर रहे हो रिसर्च तो आपके पास में अगर हाइपोथेसिस नहीं भी है तो भी चलता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट एग्जाम जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्वेश्चंस करने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आपको अगर PDF चाहिए इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर लिख सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन सेट हिंदी में चाहिए होंगे तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।